नमस्ते प्यारे बच्चों। हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया। तो ओम्स लॉ को प्रैक्टिकली समझने के बाद अब ओमिक और नॉन ओमिक कंपोनेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स ये क्या होते हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ओमिक क्या होता है, नॉन ओमिक क्या होता है विद एग्जांपल, और इसमें जो ग्राफ बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, क्योंकि बच्चों क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं इस पर बेस्ड, ओमिक नॉन ओमिक पर, और कंपटीशन में भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन ओमिक एंड नॉन ओमिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स। सो यू कैन अप्लाई हेडिंग ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो लॉजिक इज क्वाइट सिंपल, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, ओम के नियम का पालन करे वो ओमिक, जो पालन ना करे वो नॉन ओमिक। तो वो सारे डिवाइसेस जिनके लिए वीआई ग्राफ या आईवी ग्राफ, इसका रिवर्स भी ले सकते हैं। जनरली जब हम VI कहते हैं तो जो पहले क्वांटिटी बोली है वो y एक्सिस पर, और जो बाद में बोली है वो x एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं। सो दिस इज VI ग्राफ। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वो कंपोनेंट कहलाएगा ओमिक। एग्जांपल के लिए नाइक्रोम वायर की बात मैं करूं, इसका जिक्र किया था मैंने लास्ट लेक्चर में। हीटर में जो एलिमेंट होता है बच्चों बना होता है नाइक्रोम का, निकल, क्रोमियम और आयरन का एलॉय है। आयरन इसमें नहीं दिख रहा है स्पेलिंग में, पर इसमें आयरन भी होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कंपटीशन में। नाइक्रोम इज मेड फ्रॉम निकल, क्रोमियम एंड आयरन। सो नाइक्रोम वायर के लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं अप टू लार्ज डिस्टेंस, यानी काफी अच्छी रेंज में, ये लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है, पर एक लिमिट के बाद जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। यानी रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, अभी देख रहे हैं हम यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट, tan थीटा इज कांस्टेंट, और उसके बाद जब रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, और रिलेशनशिप आप लोग जानते हैं R कितना होता है, V/I, तो कौन हायर रेट पर बढ़ेगा बच्चों? इसके बाद वाला ग्राफ हम बनाते हैं डॉटेड लाइन से। ये तो आइडियल है आदर्श स्थिति में, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ग्राफ मूव्स अप। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बना दिया ऊपर की तरफ, एक बना दिया नीचे की तरफ, which one is correct, 1, 2 और 3? तो हमारा जवाब होगा ये ऊपर वाला जो है ये करेक्ट होगा, बिकॉज आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, मतलब वोल्टेज हायर रेट पर बढ़ेगी कंपेयर टू करंट। तो करंट कम बढ़ेगी, वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगी, मतलब ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो नाइक्रोम वायर को हम बोलते हैं कि वो ओमिक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ ओमिक। क्यों? ओम्स लॉ को फॉलो करता है, इसके लिए VI रिलेशनशिप कैसी है, लीनियर है। दूसरे एग्जांपल में अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बच्चों PN जंक्शन डायोड के लिए। व्हाट इज PN जंक्शन डायोड? ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है। तो बच्चों केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट आपके वापस से जुड़ गया है 2021 के सिलेबस के लिए। तो वो सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, और जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, फर्स्ट चैप्टर ये तो आपने पढ़ लिया होगा, शायद नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं जो बोलता जा रहा हूं उसे सुनकर एक्सेप्टेंस मोड में रखें अपने आप को, तो समझ में आता जाएगा। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो इनके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। तो प्रैक्टिकली ये हमारे लिए ज्यादा काम के नहीं होते। तो प्रैक्टिकली इनको यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
इनमें चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ाने के लिए हम इनमें मिक्स करते हैं इम्प्योरिटी फ्रॉम थर्ड ग्रुप और फ्रॉम फिफ्थ ग्रुप, यानी आइदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जिसकी वैलेंसी 3 हो, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन की 4-4 वैलेंसी है, या फिर पेंटावेलेंट जिसकी वैलेंसी 5 हो, जैसे कि फास्फोरस हो गया, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब मिलाते हैं, या ट्राइवेलेंट जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम, गैलियम, थैलियम एटसेट्रा, इनको मिलाते हैं। इनको मिलाने से जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वहां पर होल्स बन जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर हम फास्फोरस या एंटीमनी, आर्सेनिक ये सब मिलाते हैं जो कि पेंटावेलेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराता है क्रिस्टल लैटिस को फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये पी टाइप और एन टाइप दोनों को मिलाकर जब हम जंक्शन बनाते हैं उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। और जब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं बच्चों तो उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ये वो डिवाइस है पीएन जंक्शन डायोड जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है हमारे। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को सपोर्ट करता है, वन वे वाल्व की तरह काम करता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करके एसी को डीसी में बदलते हैं। अब इस पीएन जंक्शन डायोड के लिए अगर मैं वीआई ग्राफ खींचता हूं तो वो कैसा दिखता है बच्चों, वो देखो। पीएन जंक्शन डायोड को जब भी मुझे सप्लाई देनी है तो मैं 2 तरह से दे सकता हूं, या तो फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस कहते हैं बच्चों, वोल्टेज को क्या कहते हैं, बायस, BIAS, बायस। फॉरवर्ड वोल्टेज का मतलब उसमें पी साइड जो है, पीएन जंक्शन डायोड का मैं सिंबल बना देता हूं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, सीखेंगे। जैसे प्ले का सिंबल होता है बच्चों, ये होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जैसे पॉज में 2 डंडे होते हैं, एक ही डंडा अगर मैं लगाता हूं तो ये एन टाइप। और ये सर्किट सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड। अगर आप सीएफएल का सर्किट खोलेंगे तो सीएफएल के सर्किट में बच्चों आपको काले से रंग का एक डिवाइस नजर आएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सीएफएल का सर्किट है और इसमें यहां जो ये 2 काले और इधर 3 काले से ये डिवाइस लगे हुए हैं एग्जैक्टली इस प्लेस पे। आई थिंक विजिबल होगा आपको। ये पीएन जंक्शन डायोड है बच्चों। हियर दीज आर ब्लैक डिवाइसेस, एक ये वर्टिकल लगा हुआ है, ये पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें एक एंड पर सिल्वर रिंग बनी होती है। जिधर सिल्वर रिंग बनी होती है वो होता है पी टाइप, जिधर सिल्वर रिंग बनी होती है पी टाइप नहीं होता बच्चों, एन टाइप होता है। सिल्वर रिंग कोरिस्पॉन्ड्स टू दिस, वो रिंग जो है वो इसको रिप्रेजेंट करती है। एन टाइप होता है, यहां से पॉजिटिव आउटपुट निकलता है, तो उसको हम समझेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर 14 में। सो अभी पीएन जंक्शन डायोड के लिए जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, इट इज नॉट वीआई ग्राफ, इट इज आईवी ग्राफ। दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को, इनर्शिया मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ V नहीं आएगा, अभी यहाँ I आएगा, यहाँ V आएगा, वो ज्यादा सुटेबल है क्योंकि इसके लिए हम वोल्टेज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज करते हैं, यूनिफॉर्मली वेरी करते हैं, तो करंट कोरस्पॉन्डिंगली चेंज होती है। सो ग्राफ लुक लाइक दिस। यहाँ पर शुरू में करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है बच्चों, कांस्टेंट 0 रहती है, लगभग 0। तो यहाँ पर एक टर्म आएगी, आगे हम पढ़ेंगे, अभी ऐसे सुन लो, याद रखने का कुछ नहीं, बस सुन लो नाम, बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल एक बैरियर बन जाता है पीएन जंक्शन में, उससे कम वोल्टेज अगर आप लगा रहे हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे आपको जब कोई डोली कूदनी है तो एक सर्टेन हाइट की दीवार है, उसको कूद कर जाना है तो उतनी एनर्जी चाहिए कूदने के लिए। वैसे तो अभी तो कोई करंट फ्लो नहीं है, और उसके बाद जैसे वोल्टेज और ज्यादा हो जाता है, इधर जा रहे तो वोल्टेज पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली। अब एक्सपोनेंशियली बढ़ रही तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। ओम्स लॉ बस थोड़े से पार्ट में, यहाँ पर नीचे जहां लगभग स्ट्रेट लाइन वहां ओबे होता है, बहुत स्मॉल पार्ट के लिए, बाकी मैक्सिमम पार्ट के लिए ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस, जिसका नाम क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि, जंक्शन यानी संधि, जॉइंट डायोड, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड है इधर और इधर।
तो आपको जान के हैरानी होगी, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, पर ये जिस लॉ को फॉलो करता है उस लॉ का नाम अगर मैंने एक बार आपको बता दिया तो आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। बच्चों ये फॉलो करता है चाइल्ड्स लॉ। तो साइंटिस्ट का नाम ही क्या है? चाइल्ड है, चाइल्ड्स लॉ। और इसमें क्या होता है? I प्रोपोर्शनल V रेज़ टू पावर 3/2 इस रूल को फॉलो करते हैं और यहाँ करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, यानी V कम बढ़ेगा, I उससे ज्यादा रेट पर बढ़ेगा। अब अगर मैंने P साइड को पॉजिटिव, N साइड को नेगेटिव पोलैरिटी दी, तब तो बच्चों ये फॉरवर्ड बायस कर्व कहलाएगा। और अगर मैंने रिवर्स पोलैरिटी दे दी, यानी N साइड को मैंने बना दिया पॉजिटिव और P साइड को नेगेटिव से जोड़ दिया बैटरी के, तो अभी ये रिवर्स बायस कहलाता है। और तब जब मैं ग्राफ खींचता हूं, करंट रिवर्स करंट कहलाती है। शुरू में करंट जल्दी से बढ़कर कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेटेड, और उसके बाद जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, यानी एक कंडीशन इसमें आती है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पढ़ा था बच्चों, और पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर अपने ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने के 4 तरीके हो सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। सबसे पुराना तरीका इलेक्ट्रॉन निकलने का थर्मियोनिक एमिशन है। आपने गर्म किया किसी मेटल को, हीट एनर्जी लेकर वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। कैथोड को गर्म किया, हीट लेकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। आपने प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली किसी मेटल पर और वो फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है जिससे कि वो लाइट के जो फोटोन है वो अगर इतनी एनर्जी इंपार्ट कर पा रहे हैं उस मेटल की सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर निकल जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड PEE, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो गया। ऐसे ही बच्चों तीसरी तरह का तरीका है इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने का, चार्ज कैरियर बनाने का, वो है फील्ड एमिशन। अगर हम लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है F=QE, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के निकल जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। तो फील्ड एमिशन अगर हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जो फील्ड एमिशन की वजह से भी हो सकता है। और एक और फिनोमेना है सेकेंडरी एमिशन, उसको हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी एमिशन की वजह से भी हो सकता है। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अगर बहुत हाई वोल्टेज पर बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर निकला है, ऐसे सुनते जाना, कोई टेंशन नहीं है याद रखने की, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन निकला है और फिर वो जाकर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जैसे ऊंचे पहाड़ पे से एक पत्थर लुढ़कता है, वो दूसरे पत्थर से टकराया तो दूसरा पत्थर भी लुढ़कना शुरू कर देता है, लैंडस्लाइड चालू हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। तो बच्चों उसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये ब्रेकडाउन के अलग अलग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन हो गया मींस बॉन्ड ब्रेक हो गए। क्यों? क्योंकि हमने वोल्टेज बढ़ाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो एकदम से बहुत सारे चार्ज कैरियर हमें अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं, और करंट एकदम से बढ़ती है, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन करंट। ग्राफ सीधे स्टीप नीचे आता है और इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, V सबस्क्रिप्ट BD। और इधर जो है वो रिवर्स बायस है, नेगेटिव में वोल्टेज, इधर फॉरवर्ड बायस है। तो ग्राफ लुक लाइक दिस, जो कहीं से भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई PN जंक्शन डायोड इज नॉन ओमिक। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक। तो आपको ये 2 पर्टिकुलर एग्जांपल अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल हैं जिनमें एक टिपिकल एग्जांपल है, वो हमें समझ के चलना है ओमिक एंड नॉन ओमिक में। अच्छा, आपसे पूछे बताओ नाइक्रोम वायर लीनियर डिवाइस है या नॉन लीनियर? तो जवाब होगा लीनियर। PN जंक्शन डायोड लीनियर है कि नॉन लीनियर? जवाब होगा नॉन लीनियर। और एक और जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं जो आपको याद रखना है वो है पर्टिकुलर गैलियम आर्सेनाइड। अब ये गैलियम आर्सेनाइड क्या होता है? तो बच्चों गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल सोलर सेल बनाने में भी किया जा सकता है। सो गैलियम आर्सेनाइड के लिए अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो इस बार फिर से हम IV ग्राफ खींचते हैं बच्चों, यानी Y एक्सिस पर करंट, X एक्सिस पर वोल्टेज, एंड द ग्राफ लुक लाइक जैसा आपने क्लास 11th में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचा था, कुछ कुछ वैसा।
ऐसा कुछ, इससे मिलता जुलता ग्राफ आता है। मान लो, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बना दिया, वही स्ट्रेस स्ट्रेन वाला थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है, 3 डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर। तो आप देख रहे हैं पॉइंट बी पर सिचुएशन क्या है, ए से लेकर बी तक, यानी रीजन अप टू ए, यहां रीजन डिफाइन कर सकते हैं हम। जब तक वोल्टेज हमने इतना बढ़ाया कि करंट इस रीजन में है, यानी ग्राफ है ओ से ए रीजन, तो हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस कैसा है, थीटा इज एक्यूट एंगल, सो tan थीटा इज पॉजिटिव, जो कि इसके स्लोप का रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस। तो tan थीटा यहां पर पॉजिटिव है, तो यहां पर जो cot थीटा है, क्योंकि आईवी कर्व है ना, तो cot थीटा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो cot थीटा भी पॉजिटिव है, सो रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। आपसे पूछते हैं ग्राफ में वो रीजन मार्क करो जहां पर रेजिस्टेंस नेगेटिव है, तो सुनते ही हमारे दिमाग में बात आती है रेजिस्टेंस नेगेटिव, उसका मीनिंग क्या? इट इज मीनिंगलेस। रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब क्या? रेजिस्टेंस का मतलब क्या, पहले ये समझ में आया तो फिर हमें समझ में आया रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब क्या। तो आपको याद हो तो मैंने एक मॉडल आपको दिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो समझाई, प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर आप देख सकते हैं। अगर ये कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अब जब वो फ्लो कर रहे हैं तो वो रैंडम मोशन भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर, और उसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं टकराते हुए। तो टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंस एग्जिस्टेंस में आ रहा है। जितनी ज्यादा टक्करें वो करेंगे उतना इनका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होगा, इनकी गति बाधित होगी, अवरोधित होगी, और रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा इस कंडक्टर का। इमेजिन कीजिए, इसको लिंक करते हैं हम क्लास 11th में, रिवाइज भी कर लीजिए बच्चों। वहां आपने पढ़ा था लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, पीछे वाला पार्टिकल एग्जैक्टली आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता हुआ चलता है। जैसे आपने देखा वो कदम ताल मिलाकर मार्च पास करते हैं सैनिक, तो किसी किससे टकराने की कोई संभावना वहां नहीं होती, पीछे वाला एग्जैक्टली आगे वाले के पाथ को फॉलो करता हुआ चलता है। तो अगर ऐसा हो तो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इमेजिन कीजिए कंडक्टर है और मेरे पास रेगुलेटर है जिससे मैं टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रैंडम मोशन बढ़ता है, तो टक्करें जल्दी जल्दी करते हैं, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम फ्लो हो पाएगी क्योंकि टक्करें जल्दी जल्दी हो रही हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम समय के लिए रिलैक्स रह पाएगा। पर अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं बच्चों, कम कर रहा हूं, रैंडम मोशन कम हो रहा है, कम करते करते आपको ये तो पता ही है कि एब्सोल्यूट 0 थ्योरेटिकली अटेनेबल है। एब्सोल्यूट 0 पे तो सारे मोशन सीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चलेगा भी नहीं, सारे मोशन सीज हो जाएंगे। कम करते करते क्रिटिकल टेम्परेचर पर मैं ले आया बच्चों। क्रिटिकल हम किसी भी टेम्परेचर को बोल सकते हैं, वॉल्यूम को बोल सकते हैं, प्रेशर को, जहां पे कुछ ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। कम करते करते मैं क्रिटिकल वैल्यू पर ले आया टेम्परेचर की, क्रिटिकल वैल्यू इन द सेंस कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे उनका रैंडम मोशन इतना कम हो गया या लगभग खत्म हो गया कि वो आपस में कोई टक्कर नहीं कर रहे। प्रीसीडिंग इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली आगे जाने वाले इलेक्ट्रॉन के पाथ को फॉलो कर रहा है, उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा है, जैसे कि वेल मैनेज ट्रैफिक, जैसे कि कदम ताल मिलाकर लेफ्ट राइट करते हुए सैनिक चलते हैं मार्च पास्ट में। तो ऐसे सिचुएशन में जब टक्कर ही नहीं होगी तो आप समझ सकते हो रेजिस्टेंस बिकम 0 एंड दिस बिकम सुपर कंडक्टर, ये बन जाएगा सुपर कंडक्टर। तो ये तो मीनिंग हुआ 0 रेजिस्टेंस होने का या पॉजिटिव रेजिस्टेंस होने का मतलब हमने पहले समझा, ये समझा। 0 रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, घटकर 0 हो गया, सब्सटेंस या डिवाइस बन गया सुपर कंडक्टर। उसके बाद क्या, रेजिस्टेंस नेगेटिव अगर हो गया तो क्या करंट अपने आप फ्लो नहीं होने लग जाएगी। तो पहला रेजिस्टेंस जो आता है बच्चों को, ये आता है बच्चों की नेगेटिव रेजिस्टेंस। हाउ इट इज पॉसिबल, तो जवाब है फिजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन सबसे पहले आया था सन 2013 में, सीबीएसई में 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद कंपटीशन में भी ये इस ग्राफ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये ग्राफ आपको अच्छे से समझाया। उससे पहले तक इस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया था नेगेटिव रेजिस्टेंस में। सो फिजिकली नेगेटिव रेजिस्टेंस इज मीनिंगलेस। करंट इधर जाए चाहे इधर जाए, दोनों केस में
रेजिस्टेंस उसको रोकेगा। ठीक वैसे जैसे आपके पास सैंड पेपर रेगमाल है जिस पर पेंसिल की नोक को घिसकर आप तेज करना चाहते हैं, तो पेंसिल की नोक को उधर की तरफ घिसे या इधर की तरफ घिसे, दोनों बार घिसने में आएगी, यानी रेजिस्टेंस अपोज ही करेगा करंट को। कभी नेगेटिव रेजिस्टेंस हो नहीं सकता फिजिकली, पर नेगेटिव रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब बच्चों स्लोप नेगेटिव होना। मैथमेटिकली रेजिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, फिजिकली इट कांट। सो मैथमेटिकली नेगेटिव हो सकता है। आपसे सवाल पूछा जाता है किस रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है, तो हमारा जवाब है इन रीजन AB। AB में देख रहे हैं हम, स्लोप कहीं पर भी ले लें नेगेटिव आएगा। इन रीजन AB रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं पूरे टाइम रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो क्या गैलियम आर्सेनाइड ओमिक कहलाएगा? जवाब है नहीं, इट इज नॉन ओमिक। तो हमने कुछ एग्जांपल से समझा ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट्स को, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए कि ये मेमोरी में एक बार में सेट हो जाए और हमें रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। तो बच्चों इसके बाद रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।